हेलो, जय हिंद, जय भारत। आज एक और चिट्ठी मैं आपके बीच में लाया हूँ। एक लेटर जो है ये जो लेटर है ये रिलेटेड है जो रिटायर्ड हैं आर्मी से, जो रिटायर्ड पर्सनल हैं, जो वेटरन हैं, उनके लिए ये स्पेशली लेटर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुने। ये उनके लिए बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है और उनकी फैमिलीज और जो उनके बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। ये एक चिट्ठी है जिस चिट्ठी में आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो एजीआई, एक जब एक वेटरन रिटायरमेंट पे आते हैं तो उनसे आर्मी क्या करती है, एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस करवाती है। उस एक्सटेंडेड इंश्योरेंस में वो अपने पास कुछ, जब सोल्जर छुट्टी जाता, पेंशन आता है तो उससे कुछ अमाउंट अपने पास रख लेती है वो, ठीक है जी। और उस अमाउंट से उसकी इंश्योरेंस कर देते हैं, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, ठीक है जी। वो अमाउंट रिफंडेबल भी होता है और नॉन रिफंडेबल भी होता है, ठीक है जी। अब उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये इंश्योरेंस है, कितने अमाउंट की ये इंश्योरेंस होती है और इसमें कौन कौन से ईयर में जो है कौन रिटायर आए तो उनसे कितने अमाउंट जो है उन्होंने डिडक्ट किए और उनकी कितनी इंश्योरेंस हो रखी है और कितने ईयर्स तक वो वैलिड है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ढंग से देखें। ये चिट्ठी है जी 1 जनवरी 2026 की, ठीक है जी। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस ने ये चिट्ठी निकाली हुई है। इसमें बोल रहे हैं ये कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट्स अंडर एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है जी। तो उसमें बता रहे हैं कि जब ऑन डिमाइज ऑफ मेंबर वेटरन ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जब उनकी डेथ हो जाती है तो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ ईआई बेनिफिट टू द विडो एनओके एज एंटाइटल्ड, ठीक है जी। तो वो उनको कुछ अमाउंट देते हैं, तो वो अमाउंट किस प्रकार मिलेगा, वो इंश्योरेंस का बेनिफिट कैसे मिलेगा। जो रिटायरमेंट आ गए वो तो चले गए, उनको तो पता था कि इंश्योरेंस हो रखी है, लेकिन उसके बाद जो फैमिली बच गई, उसके उनके बच्चे बच गए, तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा बेनिफिट्स वाली एक लेटर है। तो उसमें ये बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट भेजने हैं साथ में और कौन सा एक सर्टिफिकेट मिलता है एईआई का, एजीआईएफ का, वो साथ में भेजना होता है। तो उसी में यही बता रहे हैं कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है जी। प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपने उसको क्लेम करना है, ठीक है। तो उन्होंने चार्ट दिया हुआ है नीचे, वहां पे चलते हैं सीधा। एक पहले ये फॉर्म है, ये अपेंडिक्स ए है। इसमें जो इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू एजीएफ टू क्लेम बेनिफिट अंडर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, ठीक है जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक डॉक्यूमेंट चाहिए यहां पे ओरिजिनल एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे मिलता है, ठीक है जी। ये वेटरन को देते हैं जब वो रिटायरमेंट आते हैं, तब ये सर्टिफिकेट मिलता है उनको, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद मिलता है जी एक, सबमिट करना पड़ेगा ये डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट विद वैलिड क्यूआर, ठीक है जी। उसमें क्यूआर होता है आजकल, तो उसमें वो। उसके बाद कैंसिल चेक जो नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर हो, ठीक है जी, या तो उसकी जगह बैंक पासबुक। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतनी डिटेल्स चाहिए होती हैं उनको। एक फॉर्म साइन करके भेजना होता है, एक सर्टिफिकेट लगाना होता है और ये सब की एक एक कॉपी अटेस्टेड होती है जी, वो उनके साथ अटैच होके चली जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद ये बता रहे हैं कि इन केस ऑफ अगर क्लेम करते हैं, अगर नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म देना है आपने, ना। तो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी विद क्यूआर कोड एंड ईआई क्लेम एफिडेविट, फिर उन्होंने एक एफिडेविट देना है, ठीक है जी। उसके बाद और है ये एक फॉर्मेट दिया हुआ इन्होंने, अगर इन केस अगर आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है तो किस केस में आप एफिडेविट बनाएंगे, वो इसके बीच में, ठीक है जी। आ जाओ, अब बात करते हैं। अब बात करेंगे इंटाइटलमेंट अंडर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है जी। यहां पे ये बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे ये बात कर रहे हैं जनवरी 81 से 89 के बीच में जो आए, उस वक्त सिर्फ ऑप्शंस के लिए कटता था 1640 अमाउंट, 10 इयर्स के लिए कटता था 65,000 की इंश्योरेंस होती थी, ठीक है जी। तो ये 10 इयर्स के लिए था, ये तो लैप्स हो चुका है अभी, ये तो हो ही चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। 81 से 89 के बीच में जेसीओ आते थे, 580 पैसे कटते थे
वो वन टाइम नॉन रिफंडेबल अमाउंट था जी, ठीक है, और उनकी 30,000 की इंश्योरेंस होती थी। 89 के बीच में, 89 से 94 में जो ऑफिसर्स आए रिटायरमेंट, 1640 उनका अमाउंट डिडक्ट हुआ, ये नॉन रिफंडेबल है। जेसीजोआर का 580, उसके बाद उनका जो इंश्योरेंस हुआ 1,50,000, ऑफिसर्स का 1 लाख और जेसीजोआर का 50,000, ठीक है जी। उसके बाद ये 1994 1999 तो 2 लाख और 1 लाख, ये अमाउंट ऐसे से बढ़ता बढ़ता चला गया जी। 99 में और 2004 में जो रिटायरमेंट आए तो वो 20 साल के लिए इंश्योरेंस थी, तो उनकी 20 साल की इंश्योरेंस जो 99 वाले आए तो 20 साल के बाद उनकी इंश्योरेंस जो थी वो 2018 तक थी, ठीक है जी, और 2019 तक थी, और 2 दिसंबर 2004 में जो है उनकी 2024 तक इंश्योरेंस थी। तो जो उनका इंश्योरेंस जो अमाउंट जो प्रीमियम कटा था वो था 15,300 और जेसीजोआर का था 6,800, और उनका इंश्योरेंस अमाउंट जो था वो 3 लाख और 1,50,000 है। तो ऐसे वेटरन जो जिनकी डेथ होगी विद इन द पीरियड, दिस पीरियड में, इस पीरियड के अंदर, तो वो उनको ये अमाउंट क्लेम करना था। अगर किसी ने ये उसके लिए है जिन्होंने, शायद किसी ने क्लेम किया या नहीं किया, मैक्सिमम करते हैं क्लेम पर, बट कईयों को नॉलेज नहीं होता है तो वो कर नहीं पाते हैं। अब ये हो गए जी जो वेटरन 2004 और 2009 में आए तो ऑफिसर्स 31,300 प्रीमियम कटा, जेसीजोआर का 15,500 कटा। 26 साल के लिए इंश्योरेंस है जिनका, ठीक है जी, तो इनका है 2030 तक इंश्योरेंस है, और इनका आगे 2009 में जो रिटायरमेंट आए तो इनका उसके हिसाब से आगे 26 साल आप प्लस कर दें उसके हिसाब से, तब तक इनका इंश्योरेंस है, ठीक है जी। और इनके अमाउंट ये कटे, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, इंश्योरेंस है 4 लाख और 2 लाख, ठीक है जी। फिर इसके बाद आए जी 2009 में और 2010 में, 2009 और 2010 में जो रिटायरमेंट आए उनका अमाउंट ये है, यहां पे इतना डिडक्ट हुआ, और 26 ईयर के लिए अब इनका जो है वो या तो 75 एज पहले होगी तो ये इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी, अगर 26 साल अगर वो रिटायरमेंट के बाद 26 ईयर तक, ठीक है, तब तक उनका कवर रहेगा। तो ये कवर है 6 लाख और 3 लाख का, ऑफिसर का 6 लाख, जेसीजोआर का 3 लाख। ऐसे ही 2010 और 2013 सेम, 2013 से 2014 ये उनके अमाउंट है 10 लाख और 5 लाख, ठीक है जी। 2015 और 17 में रिटायरमेंट आए उनको ये अमाउंट देखो जी, अब यहां पे ये पहले अमाउंट था यहां पे नॉन रिफंडेबल, ठीक है जी, ये अमाउंट है नॉन रिफंडेबल। तो 2010 से 2013, तो अभी 2010 से 2013 में वन टाइम रिफंडेबल है, ठीक है जी, तो ये अमाउंट रिफंडेबल भी है आफ्टर लैप्स ऑफ दिस पीरियड। 26 पीरियड अगर 26 ईयर अगर लैप्स खत्म हो गए तो आप उस अमाउंट को फिर रिफंड कर सकते हैं, ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। आपको इसके लिए फिर चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, समझ गए जी। तो ये इंश्योरेंस कवर है 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख, ठीक है जी। इसके बाद ये अमाउंट बढ़ता गया, ऑफिसर्स का 1,22,000, जेसीजोआर का 63,500, वन टाइम रिफंडेबल, ठीक है जी, ये रिफंडेबल अमाउंट है, ठीक है जी। लेकिन ये रिफंडेबल अमाउंट है, और ये जो इंश्योरेंस हुई इनकी ये 30 इयर्स के लिए हुई, ठीक है जी, 30 इयर्स के लिए हुई। तो 2017 में सपोज कोई रिटायर आया तो उसको कवर है अभी 2047 तक, ठीक है जी, 47 तक, या तो 80 इयर्स उसकी एज हो जाए या तो फिर 2047 तक उसका कवर रहेगा। और अगर इन केस अगर कुछ होता है तो ऑफिसर्स को, फैमिली को 10 लाख रुपया, और जेसीजोआर की फैमिली को 5 लाख रुपए जो है वो मिल जाएगा, ठीक है जी। इसी हिसाब से 17 और 21 में जो रिटायर आए उनका ये पैसा कटा, 10 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली उनको मिलेगा। 2022 में जो जनवरी 22 से लेके 30 मई 22 तक जो रिटायर आए, अब ऑफिसर का कट गया जी 90,000, लेकिन ये अमाउंट कर दिया उन्होंने नॉन रिफंडेबल, और इंश्योरेंस अमाउंट सेम है। 22 से लेके 25 तक जो ऑफिसर्स रिटायर उनका पैसे कट गए जी 1,60,000, 15 लाख का इंश्योरेंस हो गया, जेसीजोआर का 68,000 कट गया, 7,50,000 का इंश्योरेंस हो गया जी, ठीक है। और ये रिफंडेबल अमाउंट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड, ठीक है जी। उसके बाद अभी अप्रैल 2025 के बाद जो भी रिटायर आ रहे हैं, ठीक है जी, उनका ऑफिसर्स का पैसा कटेगा 2,75,000 जी, और इंश्योरेंस हो जाएगा 30 लाख का, ठीक है जी, 30 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ
26 ईयर्स, ठीक है जी। और जेसीओआर के लिए हो जाएगा 30 ईयर्स के लिए। सपोज 2025 में कोई रिटायरमेंट आता है तो 30 ईयर्स इसका मान के चले, यानी कि 2055 तक जो है इनकी इंश्योरेंस हो रखी है। अगर इन बिटवीन अगर इन सोल्जर्स को कुछ होता है तो उनकी फैमिली को, ऑफिसर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे 30 लाख रुपीज, और जेसीओआर की फैमिलीज को जिनका 1,20,000 कटा है उनको मिल जाएंगे 15 लाख रुपीज, ठीक है जी। तो ये वन टाइम रिफंडेबल भी है, ठीक है जी। तो ये अमाउंट रिफंड भी होता है, जो आपका पैसा ये कटा है ये फिर रिफंड भी हो जाता है बाद में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पे आते हैं, ये है जी, ये एनेक्चर जो है ऊपर जो लेटर में लिखा था, टू बी प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ क्लेमेंट इज अदर देन नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी। तो अदर देन नॉमिनी क्या होता है, फैमिली के जो नॉमिनी होते हैं उसके स्पाउस होते हैं, उसकी वाइफ होती है, ठीक है जी। अगर अदर देन नॉमिनी, अगर वाइफ भी नहीं है, वेटरन भी चले गए, वाइफ भी चले गए, तो उसके बाद बच्चे हैं तो वो कंटीजेंट नॉमिनी में आते हैं, तो उनको फिर ये फॉर्म जो है साइन करके भेजना पड़ेगा, ठीक है जी। ये फॉर्म सारा दिया हुआ है, ठीक है जी। ये सारा फॉर्म उसमें भर दिया जाएगा, बच्चों के नाम भर दिए जाएंगे और इस हिसाब से फिर इसको भेज देना है, ठीक है जी। ये डिक्लेरेशन साइन कर देना है, वेरिफिकेशन साइन हो जाएगी, और ये जिला सैनिक बोर्ड से फिर उसको साइन कराना है और वो वहां से फिर इस लेटर को भेज देंगे, ठीक है जी। ये एफिडेविट होता है जो साइन करा के भेजना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये सर्टिफिकेट भी साइन करा के भेज देंगे। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्चर 3, ये बनाना पड़ता है, टू बी प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ एनी माइनर मिसमैच इन नेम ऑफ वेटरन और क्लेमेंट इन सर्विस रिकॉर्ड्स। अगर किसी और क्लेम डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो जिसके नाम में मिसमैच होते हैं, कई बार क्या होते हैं सोल्जर्स जब रिटायर आते हैं नाम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने बच्चों के नाम जो है वो गलत होते हैं और उनके स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम और होते हैं, आधार कार्ड में नाम कुछ और होते हैं, तो उस केस में फिर आपको ये ड्यूल नेम का एक जो है एफिडेविट बनाना पड़ता है कि जी ये सपोज अगर किसी के नाम में कोई गलती है ना जी, तो वो बोलेगा कि फलाना और फलाना ये एक ही व्यक्ति के नाम है और इनको जो है, तो ये भी एक एफिडेविट साइन कराना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये एक चिट्ठी थी, एक लेटर था, इंपॉर्टेंट लेटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेटरन्स और वेटरन की फैमिली, उनके बच्चे, है ना। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, है ना, कि जो भी ऐसी चीजें निकलती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो फाइनेंशियली जो लोगों को जरूरत होती है, तो फैमिली को सबसे बड़ी फिर उसके बाद जरूरत पड़ती है फाइनेंशियली, है ना। सो इंसान फौजी अगर फौज में है तो वो पैसे कमा ही रहा है, सैलरी कमा ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो फिर वो फाइनेंशियली सपोर्ट जो है, इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में काम करती है। सो उसके बाद जिंदगी में पैसा एक है ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन लोग जब ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं और ऐसे अगर फौज ने ऐसी कर रखी हैं ये इंश्योरेंस, सो इनका आपको अवेयर होना चाहिए, सो दैट कि ये एक ऐसा यहाँ से हम ऐसी न्यूज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, ये एक ऐसे इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।